चलो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। बेसिकली यहां पर मैं आपके लिए 2026 बोर्ड एग्जाम का सामाजिक विज्ञान का एक मॉडल पेपर लेकर के आया हूं। आपको मैं यहां पर दिखा देता हूं। इसमें आपके बेसिकली 20 नंबर के एमसीक्यू आते हैं और 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, आपको ये मॉडल पेपर समझना जरूरी क्यों है। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप इस मॉडल पेपर को, इस सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि 2026 बोर्ड एग्जाम में हमारा बोर्ड एग्जाम का पेपर किस तरीके से आएगा। ठीक है। दूसरी चीज आपको यह पता चल जाएगी कि हमको अब एग्जाम के लिए किस किस टाइप के क्वेश्चन तैयार करने हैं, यानी कौन सा चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यह भी जानकारी आपको पता चल जाएगी इस मॉडल पेपर को देखने के बाद में। तीसरी चीज, इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद में आपके अंदर तैयारी करने की जो मोटिवेशन, ऊर्जा होती है ना, कि आप कहते हो कि हमारे अंदर पढ़ाई करने का मोटिवेशन नहीं है, तो बेसिकली इस कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद में आपके अंदर ऊर्जा जो है ना, एनर्जी जो है ना, 2 से 3 गुना होने वाली है। बस इस कंप्लीट वीडियो को आपको पूरा देखना है। मैं आपको इस संपूर्ण मॉडल पेपर के हर एक क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगा और साथ में बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर आपके लिए साइंस, सोशल साइंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो जैसा कि सभी स्टूडेंट यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये आपका है 2026 का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। अब भैया, इस मॉडल पेपर में मैं आपको एक एक चीज बताता चलूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मॉडल पेपर जो भी आपका है, या फिर 2026 में आपका जो पेपर आएगा ना, तो पेपर आपका जो होगा वो 70 नंबर का होगा, यानी जो आपका पूर्णांक होगा पेपर का वो 70 नंबर का होगा। ठीक है। और इस पेपर को आपको पूरा करना होगा 3 घंटे 15 मिनट में, यानी समय आपके लिए 3 घंटा 15 मिनट होता है। ठीक है। सेम इसी तरीके का पेपर आपके एग्जाम में आएगा। और अगर हम बात करें, जो आपके स्टार्टिंग में दिया रहता है कि प्रारंभ के 15 मिनट सभी परीक्षार्थियों को इस प्रश्न पत्र को पढ़ना है। तो बेसिकली यहाँ पर ये होता है कि आपको ये जो पेपर मिलेगा ना, तो आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या करना है कि एवरी क्वेश्चन को आपको देखना है कि कहाँ से कौन सा प्रश्न हमको आ रहा है, कौन सा ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव में ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो हमको आ रहा है। तो हर चीज़ आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट में आपको कर लेनी है। ठीक है। इसके बाद में और भी चीज़ें निर्देश में होती हैं। तो बेसिकली निर्देश में ये बता रहता है कि जो खंड आ आएगा उसमें हमारे 20 नंबर के क्या होंगे, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिसको हम एमसीक्यू बोलते हैं। ठीक है। तो 20 नंबर के हमारे एमसीक्यू होंगे और वो हमारे टोटल 20 पूछे जाते हैं। तो एवरी क्वेश्चन हमारा 1 नंबर का होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि हम लोगों का है खंड बा, यानी खंड बा जो हमारा है वो भैया 50 अंक का आएगा, जिसको हम कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव टाइप का हमारा खंड बा रहने वाला है, जिसमें हमारे 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो बेसिकली ये था आप लोगों का 20 नंबर और 50 नंबर का थोड़ा सा रेशियो। और एक चीज़ सामाजिक विज्ञान के पेपर में होती है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते, उनको मैं बता दूं कि यहाँ पर आपसे मानचित्र कार्य भी पूछा जाता है, यानी मानचित्र कार्य, यानी मानचित्र वर्क आता है, जिसमें 2 प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न होता है 9A और दूसरा प्रश्न होता है 9B। अगर हम 9A प्रश्न की बात करें, इस 9A प्रश्न की बात करें, तो इसमें हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। इसमें हमारे हिस्ट्री यानी कि इतिहास के क्वेश्चन आते हैं। फिर हमारा दूसरा होता है 9B, जिसमें हमारे जियोग्राफी के, यानी जियोग्राफी यानी भूगोल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी मानचित्र वाले। ठीक है। तो इस तरीके से ये पेपर की हमारी कुछ स्टार्टिंग होती है। अब सेम इसी तरीके का पेपर आएगा आपके एग्जाम में और वैसा का वैसा ही मॉडल पेपर आता है। ठीक है। तो इतनी चीज अगर आपको पता चल गई है, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आपको हम बताएंगे इसके अंदर के क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो मैं पहले शूट कर चुका था, लेकिन वीडियो में माइक चालू नहीं था, जिसकी वजह से वीडियो तो रिकॉर्ड हो गई थी लेकिन मेरी जो आवाज़ है वो रिकॉर्ड नहीं हुई थी। तो ये वीडियो मुझे दोबारा बनानी पड़ी। इसके लिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि भाई, आपके लिए मेहनत जो है वो निरंतर जारी है। बस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा, क्योंकि आप अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तभी जा कर के हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बना पाएंगे। ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में मैं अपना पूरा 100% दूंगा। जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है मैं वो पूरी बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर हम बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे और समझेंगे। ठीक है। सबसे पहले देखेंगे, तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न आप लोगों का क्या दे रखा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा।
5 प्रश्न आपको देखिए क्या दे रखे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ। भाई ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? तो ये प्रश्न आप लोगों का इतिहास का क्वेश्चन है। कहाँ का क्वेश्चन है? इतिहास का। इसका राइट आंसर आपको पता चल गया होगा, फ्रांस है। यानी राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ फ्रांस देश से हुआ था। ठीक। इसके बाद अगर मैं दूसरे प्रश्न की बात करता हूं तो दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका कथन है कि भैया यह किसका कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। ठीक है, तो ये जो हम लोगों का कथन है भाई साहब, ये जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है, मेटरनिक का कथन है। आप देख सकते हैं कि ये दोनों के दोनों प्रश्न आपके हिस्ट्री के पूछे गए हैं। ठीक है, ऐसे तीसरा क्वेश्चन है कि कृतन दहन कृषि, जो आपकी कृतन दहन कृषि होती है जिसको हम झूम कृषि भी बोलते हैं, तो ये अत्यधिक किस राज्य में पाई जाती है? देखो किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब कि भाई साहब कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और आप देख सकते हो कि जो एवरी क्वेश्चन है ना, एवरी क्वेश्चन वो भाई साहब ज़्यादा 2 से 3 लाइनों का क्वेश्चन नहीं है। मतलब आप जितने भी क्वेश्चन को देखेंगे वो एक लाइनर क्वेश्चन है, यानी 1 लाइनर क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो सेम इसी तरीके के जो क्वेश्चन है आपको तैयार करने का प्रयास करना है। ठीक है भाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम, यानी कर्तन दहन कृषि जो आपकी होती है अत्यधिक मिजोरम में होती है। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो भैया सीढ़ीदार खेती कहाँ की जाती है? बहुत आसान क्वेश्चन है। तो चौथे वाले का राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। यानी कि सीढ़ीदार खेती कहाँ की जाती है? तो उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती की जाती है। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को आप समझेंगे कि ग्राम पंचायत के पंच के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है। सभी लोग एक साथ आंसर देने का प्रयास करेंगे कि ग्राम पंचायत के जो पंच सदस्य अध्यक्ष होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको सरपंच कहते हैं। ठीक है, आप समझ सकते हो ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? तो ये प्रश्न आप लोगों का आ गया है नागरिक शास्त्र से। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 हमारा नागरिक शास्त्र से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों का ये भूगोल से पूछा गया है, और इसके पहले जितने भी दोनों क्वेश्चन थे ये हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चन थे। ठीक है, इसके बाद भाई अगला क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। तो भारत में पंचायती राज की स्थापना, ठीक है, भारत में जो पंचायती राज की स्थापना थी वो कब हुई थी? तो वर्ष 1992 में, आप देख सकते हैं। ठीक है, और बेसिकली अगर हम बात करें तो ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का, ये प्रश्न आपका नागरिक शास्त्र से लिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे सभी स्टूडेंट कि संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, तो संविधान के माध्यम से महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो कब सुनिश्चित किया गया? तो स्थानीय निकायों में सुनिश्चित किया गया। ठीक है, चलिए इसी तरीके से देखिए और भी यहाँ पर प्रश्न है बहुत सारे। एवरी क्वेश्चन को जानेंगे कि कहाँ से कौन सा प्रश्न हमारा पूछा गया है। चलिए अब थोड़ा सा जूम कर लिया है ताकि आपको और चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, तो जैसे कि 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से मानव विकास सूचकांक, ठीक है, जो मानव विकास सूचकांक होता है HDI, इसके लिए आज से यानी HDI की, अगर हम HDI बोलते हैं, ठीक है, वैसे तो आपको कह सकते हो मानव विकास सूचकांक, लेकिन इसको हम HDI बोलते हैं। तो HDI के हिसाब से इन 4 देशों में सबसे बेहतर स्थिति किस देश की है? बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान में सबसे बेहतर स्थिति HDI के हिसाब से श्रीलंका की है। ठीक है, किसकी? श्रीलंका की है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सार्वजनिक, ठीक है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार क्या है? ठीक है भाई, तो भैया सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभाजन का जो आधार है वो भैया है कृषि क्षेत्र। वो क्या है? कृषि क्षेत्र या फिर कृषि क्षेत्रक। सभी लोग एक साथ सारे क्वेश्चन को नोट करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है कि गीत गोविंद, ठीक है, फिर कह सकते हो गीता गोविंदा, हालांकि गीत गोविंद ही है। तो गीत गोविंद की रचना किसकी थी? तो गीत गोविंद की रचना जयदेव की थी। ठीक है, समझ सकते हो। अब ये जो प्रश्न हमारा है ये कहाँ से पूछा गया? ये प्रश्न हमारा हिस्ट्री से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14 की, तो भैया देख सकते हो सारे के सारे क्वेश्चन 1 लाइनर क्वेश्चन है, सारे के सारे 1 लाइनर क्वेश्चन है। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ? जिनेवा में हुई। तो ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया? तो भैया ये प्रश्न आप लोगों का पूछा गया है कहाँ से? हिस्ट्री से। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो वर्ष 1914 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? वर्ष 1914 ईस्वी में। और अगर बात करें ये प्रश्न
कहाँ से पूछा गया है, तो भैया ये प्रश्न आप लोगों का इतिहास से पूछा गया है। कहाँ से? इतिहास से ये प्रश्न आपका पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? तो जलमंडल का, ठीक है, तो जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? तो भाई साहब आंसर देख सकते हो, 97.5% समुद्री जल के रूप में जलमंडल का भाग उपलब्ध है, ठीक है। अब ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया? तो ये जो प्रश्न आप लोगों का ये भूगोल से पूछा गया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन मोटे अनाज के रूप में प्रसिद्ध है? तो भैया अगर हम बात करें, सबसे पहला जो हमारा अनाज होता है वो हमारा गेहूं होता है, लेकिन इसके बाद जो इसका बड़ा भाई होता है, कह सकते हो मोटा भाई, वो हम लोगों का ज्वार होता है। तो क्वेश्चन आ जाए मोटे अनाज के रूप में कौन प्रसिद्ध है, तो आप इजिली लगा देंगे ज्वार, ठीक है। समझ में आ गए यहाँ तक की। और अगर बात करें तो भैया जलमंडल वाला क्वेश्चन और ये हमारा मोटे अनाज वाला क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं? तो दोनों के दोनों प्रश्न ये आपके भूगोल से उठाए गए हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप देख सकते हो कि एक एक लाइन यानी वन लाइनर ये सारे आपके एवरी क्वेश्चन हैं, ठीक है। और ऐसे ही प्रश्नों को तैयार करने की आपको कोशिश करनी है। आपको अपनी बुक उठा लेनी, आपको अपनी क्वेश्चन बैंक उठा लेनी, जहां से आपको क्वेश्चन मिले वहां से आप क्वेश्चन उठाइएगा, लेकिन वन लाइनर। देख सकते हो कि सभी के सभी क्वेश्चन वन लाइनर हैं, यानी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि 2 लाइन में खत्म हो रहा है, जैसे कि ये वाला प्रश्न। वैसे सारे के सारे प्रश्न आपके वन लाइनर क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न आपको तैयार करने की कोशिश करनी है, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं कि कौन से ऐसे प्रश्न है जो आपको आगे तैयार करने हैं और एवरी क्वेश्चन को नोट करना है। चलिए प्रश्न नंबर 15 पर नजर डालते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो देखिए मैं आपको बता दूं, संघीय राज्य इन 4 ऑप्शन में से आपको स्वयं से पता होगा कि दिल्ली जो है हम लोगों का ये एक संघीय राज्य नहीं होता है। लेकिन भाई ये प्रश्न आया कहाँ से, कहाँ से उठाया गया है? तो ये प्रश्न आपका आ गया नागरिक शास्त्र से। कहाँ से? नागरिक शास्त्र से ये प्रश्न आपका उठाया गया है। और मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि यहाँ पर जो भी प्रश्न आपके हैं ना, सेम यही प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। और ऐसे प्रश्न होंगे जो कि वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सारे के सारे वन लाइनर क्वेश्चन हैं, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन आपको भूले भटके हो सकता हो 2 लाइनों का क्वेश्चन आ जाए, और जो 2 लाइनों के क्वेश्चन आएंगे वो भी इंपॉर्टेंट वाले आएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं 20 नंबर क्वेश्चन की, तो 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति द्वारा निर्धारित किया गया है? तो कौन सा ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है, जो कि राष्ट्रीय वन नीति द्वारा निर्धारित किया गया है? तो भौगोलिक क्षेत्र का कौन सा प्रतिशत? तो भौगोलिक क्षेत्र का जो आप लोगों का 33% है ना, तो भौगोलिक क्षेत्र का जो 33% है ना, ये राष्ट्रीय वन नीति द्वारा निर्धारित किया गया है। तो 33% आप बिल्कुल सही लगा लेंगे, ठीक है, जैसा कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिख भी रहा है। अब आगे अगर मैं बात करता हूं, तो जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को करने के बाद 16 पर आते, वाला कि हमने 20 नंबर बता दिया सीधा। तो चलो 16 की बात करें, तो 16 कह रहा है कि संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? तो संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। काफी इजी प्रश्न। सूचना का अधिकार अधिनियम, ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? हिस्ट्री का क्वेश्चन है, सॉरी नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, तो नागरिक शास्त्र का ही है प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि सूचना का जो अधिकार अधिनियम है ना, ये वर्ष किस वर्ष में लागू किया गया? तो ये भैया 2005 ईस्वी में लागू किया गया था, ठीक है। ऐसे ही अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, तो 18 नंबर प्रश्न हमसे कहना चाह रहा है कि भैया उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम ये कब बना था? तो ये 1986 में बना था। और कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उचित भूमि आप लोगों की है। इस तरीके से देख सकते हैं भाई साहब कि आप लोगों के 20 के 20 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। और एवरी क्वेश्चन अगर मैं बताऊं तो भाई साहब वन लाइनर है, एवरी क्वेश्चन वन लाइनर है, एवरी क्वेश्चन। और आपको अपनी किताब से वन लाइनर के जितने भी प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं सारे तैयार करने की आप कोशिश करना, ठीक है। ये क्वेश्चन नागरिक शास्त्र का, ये वाला प्रश्न नागरिक शास्त्र का, ये वाला प्रश्न नागरिक शास्त्र का, और ये वाला भी प्रश्न नागरिक शास्त्र का। आप देख सकते हैं कि कितने सारे क्वेश्चन आपके नागरिक शास्त्र से पूछे गए हैं,
ठीक है, और कैसे कैसे किस किस तरीके से पूछे गए हैं। तो भाई यहाँ से आपके 20 नंबर वाले प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब यहाँ से हम बात करने वाले हैं खंड बाकी, ठीक है, जिसमें हम लोगों के देख सकते हो आप लोग वर्णनात्मक प्रश्न हम लोगों के होने वाले हैं। वर्णनात्मक प्रश्न यानी कि ऐसे प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 50 नंबर के आते हैं। कितने नंबर के? ऐसे प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में 50 नंबर के पूछे जाते हैं, और 50 नंबर वाले प्रश्नों में 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और आते हैं आप लोगों के 6 नंबर के क्वेश्चन। यानी कि 4 नंबर के कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपको तैयार करने पड़ेंगे, और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं 6 नंबर वाले जो आपको तैयार करने पड़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर नज़र डालिएगा आप लोग अपनी, और समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर हमसे वर्णनात्मक प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं, और वर्णनात्मक प्रश्नों में सबसे पहले जो टाइप आता है वो 4 नंबर के क्वेश्चन का आता है, जिसमें हमारे एवरी प्रश्न 4-4 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, जो देख सकते हो आप लोग, एवरी प्रश्न 4 नंबर का होता है। अब यहाँ अगर हम समझने की प्रयास करें तो भैया सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो जो 80 शब्दों में क्वेश्चन लिखने के लिए आते हैं वो 4 नंबर वाले आते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये जो 80 शब्दों में जो आपको क्वेश्चन लिखने के लिए 4 नंबर वाले आते हैं, ये प्रश्न आते हैं आपके 4, और 4 में से आपको 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें करने केवल आपको 4 होते हैं। यानी टोटल 8 प्रश्न आते हैं और करने केवल 4 होते हैं। लेकिन ये जो 8 प्रश्न हैं, ये कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन हैं वो हम आपको यहाँ बताने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे पहला टाइप आप लोग देख सकते हो कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के जो कारण थे उसका आप लोगों को उल्लेख करना है। अब अगर आप देखेंगे तो ये प्रश्न आपका हिस्ट्री से पूछा गया है। कहाँ से? यानी इतिहास यानी हिस्ट्री से ये प्रश्न उठाया गया है। हिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के जो कारण थे वो आपको लिखने पड़ेंगे। यदि आपको ये प्रश्न नहीं आता तो आप चिपको आंदोलन करके, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वो भी एग्जाम में बहुत आता है, तो चिपको आंदोलन को भी आप लिख सकते हैं। और अगर मुझसे पूछोगे तो मैं आपसे यही कहूँगा कि भाई साहब आप दोनों प्रश्नों को तैयार कर लो, दोनों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की, तो 2 नंबर में फिर 2 क्वेश्चन हैं, जिसमें अगर मैं बात करता हूँ, पहला प्रश्न है कि वैश्वीकरण, ठीक है, जो हम लोगों का वैश्वीकरण है, इसने किस प्रकार जो आपकी राष्ट्रीय कंपनियां थी, जो आपकी राष्ट्रीय कंपनियां थी, इनको बहुराष्ट्रीय कंपनियों में किस तरीके से इसने राष्ट्रीय कंपनियों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों में बदल दिया था वैश्वीकरण ने, वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, अब ये वाला प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर किसी भी ईयर का पेपर उठा करके देखेंगे ना, तो ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको देखने को पेपर में हद से ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, और अथवा में अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता तो फिर ये तैयार कर लीजिएगा आप लोग कि संसाधनों ने अंधाधुंध, यानी संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग ने अनेक समस्याएं पैदा कर दी हैं, समीक्षा कीजिए। यानी संसाधन जो हम चला रहे हैं, इन संसाधनों ने अनेक तरीके की समस्याएं पैदा कर दी हैं, जिनकी आपको समीक्षा करनी है। तो 4 नंबर का प्रश्न भाई ये आप लोगों का एग्जाम में कह सकते हो पूछा जा सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, है ना, तीसरे में भी 2 प्रश्न हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हम लोगों का क्या है? तो सबसे पहला प्रश्न है कि जल दुर्बलता क्या होती है, इसके 3 कारण आपको बताने हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपका भूगोल से लिया गया है। और इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है ये आपका कह सकते हो इतिहास से लिया गया है, जो कि है मुद्रण क्रांति। तो मुद्रण क्रांति क्या है, इसका फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो दोनों में से अगर आपको कोई एक प्रश्न आता है तो आप वो तैयार कर सकते हैं। लेकिन जो ये वाला प्रश्न है ना, इसको नोट कर लेना, मुद्रण क्रांति काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे ही आपके एग्जाम के लिए। और 4 नंबर प्रश्न यानी लास्ट क्वेश्चन, 4 नंबर वाले क्वेश्चन का 2 प्रश्न इसमें आए हैं कि संघवाद क्या है और भारत में जाति प्रथा का राजनीतिक एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, जाति प्रथा का राजनीतिक पर और समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। और पहला प्रश्न था संघवाद क्या है और इसकी प्रमुख विशेषता है। तो दोनों में से कोई एक प्रश्न आप लिख सकते हैं एग्जाम में। हालांकि तैयार करने के लिए आप दोनों के दोनों प्रश्न जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर ले देकर मैं बताऊं तो यहाँ से आपके 8 क्वेश्चन तैयार हो गए स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ से आपके 8 प्रश्न तैयार हो गए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब इन सभी का आंसर आप स्वयं से यार ढूंढने का प्रयास करना, इतनी तो मेहनत आप कर ही सकते हो। अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, बहुत सारे इंपॉर्टेंट ई बुक का मैंने आपको लिंक डाल दिया है, जिनको आप
अच्छे तरीके से पढ़ाई करने के लिए ले सकते हो। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं आगे, तो भैया आगे हम लोगों के देख सकते हो क्या पूछे जाने वाले हैं, वर्णनात्मक प्रश्न फिर से। लेकिन इस बार जो हमारे वर्णनात्मक प्रश्न हैं यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे, तो भाई ये जो क्वेश्चन है ना, ये प्रश्न 6 नंबर में आते हैं। ठीक है, ये प्रश्न 6 नंबर में आते हैं। तो पहला टाइप जो आप लोगों का था वर्णनात्मक प्रश्नों का, उसमें आप देख पा रहे होंगे कि सभी के सभी 4 नंबर के प्रश्न थे। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा टाइप है वर्णनात्मक प्रश्नों का, उसमें हमारे सभी के सभी प्रश्न 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए एवरी क्वेश्चन को तैयार करेंगे और समझेंगे कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो कि हमें 6-6 नंबर में तैयार करने हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले नजर डालिएगा आप लोग, स्क्रीन पर नजर डालिएगा और देख पाइएगा लिखा हुआ है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 150 शब्दों में, यानी कि 150 शब्दों में आपको एवरी क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो मान के चलिए अगर आप 150 शब्दों में क्वेश्चन लिखेंगे तो लगभग 2 पेज में आप आंसर को लिख के आएंगे एग्जाम में। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन को 2 पेज में लिख कर आएंगे। चलिए यहाँ से अगर आपने इन प्रश्नों को तैयार कर लिया ना, तो यहाँ से आपके लगभग मेरे हिसाब से 8 प्रश्न इधर भी आपके तैयार होने वाले हैं। ठीक है, तो 8 कह सकते हो 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपके यहाँ तैयार होने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि जातिवाद क्या है, भारतीय लोकतंत्र में इसकी क्या भूमिका है। तो जातिवाद क्या होता है, भारतीय लोकतंत्र में इसकी भूमिका क्या होती है, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, 2 पन्ने में आपको लिख के आना है, ये तैयार कर लो। इसके बाद अथवा में एक और तैयार कर लो कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली जो आर्थिक महामंदी थी, इसके जो कारण थे उसकी आपको समीक्षा करनी है। 2 प्रश्न तैयार हो गए। पहला प्रश्न आप लोगों का राजनीतिक विज्ञान यानी नागरिक शास्त्र का है, और दूसरा प्रश्न आप लोगों का हिस्ट्री यानी कि इतिहास का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि राजनीतिक दल का क्या तात्पर्य है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की, है ना, विवेचना कीजिएगा। इसको नोट कर लीजिएगा, इसको प्रश्न को जरूर देखना आप लोग। फिर या फिर अगर ये प्रश्न नहीं आता तो अथवा में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि महात्मा गांधी जी ने चलाया था, काफी ज्यादा कह सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का है। प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था, इसके प्रमुख 3 कारण का उल्लेख कीजिएगा। यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के 3 प्रमुख जो कारण थे उनका उल्लेख कीजिएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि असंगठित क्षेत्र, जो आपका असंगठित क्षेत्र होते हैं, ठीक है, तो असंगठित क्षेत्र क्या होता है आपको ये पता करना है, और इनके श्रमिकों की जो समस्याएं थी उनकी आपको विवेचना करनी है। ठीक है, ये भी तैयार कर लीजिएगा। और रोजगार के संगठित और असंगठित क्षेत्र कौन से हैं उनमें अंतर आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद 8वां नंबर है विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको कह सकते हो कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसके लाभों का वर्णन कीजिएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन ये भी रहने वाला है। उपभोक्ता आंदोलन के कारण बताइए, हम उपभोक्ता आंदोलन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। तो इस तरीके से 8 क्वेश्चन आपके यहाँ पर 150 शब्दों वाले क्वेश्चन 8 तैयार हो गए, यानी लॉन्ग प्रश्न जिनको आप कह सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हो कि हम लोगों ने MCQ समझ लिए, हम लोगों ने वर्णनात्मक लघु उत्तरीय समझ लिए 4 नंबर वाले, हम लोगों ने वर्णनात्मक 6 नंबर वाले दीर्घ उत्तरीय भी समझ लिए। अब चलिए हम देखने वाले हैं मानचित्र के 2 प्रश्न जो कि 9A और 9B। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ मानचित्र से संबंधित। ठीक है, तो मानचित्र से संबंधित एक प्रश्न संख्या 9A आती है एग्जाम में, और दूसरी प्रश्न संख्या 9B आती है एग्जाम में। ठीक है, तो देखेंगे 9A के क्वेश्चन और देखेंगे भाई 9B के क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप अपनी नज़र डालेंगे स्क्रीन पर, तो मानचित्र संबंधी प्रश्न दे रखी है हेडिंग, और हेडिंग के बाद देखिए निर्देश में प्रश्न संख्या 9A और तथा 9B मानचित्र से संबंधित है। ठीक है, तो सबसे पहले 9A में दे रखा है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए 1/2 अंक निर्धारित है, यानी 1 अंक निर्धारित है, यानी 1 अंक आपका मिलेगा सही अंकन के लिए, सही नाम के लिए, और 1 अंक अगर आप सही
चिन्ह द्वारा सही जगह पर भर देते हैं तो 1 नंबर उसका मिलेगा। ठीक है, 2 चीज़ें करने के लिए होती हैं। ठीक है, तो 2 चीज़ अगर आप कर दोगे तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 5 प्रश्न, जो कि आपका सबसे पहला प्रश्न है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है और हिस्ट्री में भारत के मानचित्र पर आपको ये 5 प्रश्न दर्शाने हैं, जिनके नाम लिखने हैं और जहाँ जहाँ पर नाम लिखोगे उस राज्य में आपको उस चिन्ह द्वारा दर्शा देना। जैसे पहला प्रश्न बताने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वह स्थान, ठीक है, जहाँ चौरी चौरा की घटना घटी थी, यानी वह जहाँ चौरी चौरा का कांड हुआ था वो कहाँ, वह स्थान कौन सा था? स्थान आपको पता है, स्थान का आप जैसे ये मान लीजिए आपका स्थान है। ठीक है, तो पर्टिकुलर इस स्थान को भर के यहाँ पर आप इसका नाम ऐसे करके कुछ कर देंगे, है ना, नाम लिख देंगे और इस स्थान पर आप लोग चिन्ह लगा देंगे, है ना। ऐसे आपका दूसरा प्रश्न है कि वह स्थान जिसकी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया। तीसरा क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज, ठीक है, जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया, ठीक है, पारित हुआ। चौथा प्रश्न है वह स्थान जहां नील की खेती वाले किसानों ने सत्याग्रह किया था। और पांचवा प्रश्न है कि वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो एवरी क्वेश्चन में आपको लगभग 2 चीज़ें करनी होंगी और अगर आप 2 चीज़ें कर देते हैं तो आप लोगों को एवरी क्वेश्चन के 1-1 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद अगर मैं बात करते हैं भैया स्टूडेंट जितने भी देख रहे हैं वीडियो को, तो 9 भी हमारी प्रश्न संख्या है। ठीक है, यानी हमारी अगली प्रश्न संख्या क्या है? 9B। तो अगली प्रश्न संख्या में अगर आप देख पाएंगे तो हमारा प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, यानी निम्नलिखित भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। ठीक है भाई, तो सबसे पहला प्रश्न है कि गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, जिसको हमको क्या करना है? चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। ठीक है, तो देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि खनिज तेल, और देखिए चिन्ह कौन सा है, ये चिन्ह रहने वाला है। ठीक है, दूसरा है खनिज तेल का सबसे ज्यादा उत्पादन वाला राज्य किस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, तो इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है नाम सहित। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बताइएगा और साथ में इस चिन्ह द्वारा उसको दर्शाइएगा। ठीक, 4 नंबर क्वेश्चन है कि जो आपका हीराकुंड बांध होता है, ठीक है, हीराकुंड बांध, इसको बांध कर लीजिएगा, आ का डंडा लगा लीजिएगा बीच में। तो हीराकुंड जो बांध होता है उसको कुछ इस चिन्ह द्वारा दर्शाइएगा, वो भी नाम सहित। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 है कि गोदावरी जो नदी होती है उसको कुछ इस चिन्ह द्वारा, यहाँ पर देखिए चिन्ह बना हुआ था, फिलहाल आप इस तरीके से चिन्ह बनेगा, तो गोदावरी नदी को कुछ इस चिन्ह द्वारा नाम सहित आपको दर्शाना है। तो इस तरीके से देख सकते हो, अगर आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से दर्शा देते हो तो 1-1 नंबर सभी का आपको मिल जाएगा, है ना। और सभी में मैं आपको बता दूं कि आपका भारत का मानचित्र दोनों में पूछा जाता है। ठीक है, ये हमेशा सेम रहता है, इसमें भी क्वेश्चन भारत के मानचित्र से आते हैं और इसमें भी प्रश्न भारत के मानचित्र से पूछे जाते हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि भूगोल के जो प्रश्न होते हैं उसमें आपको चिन्ह दिए रहते हैं कि इस चिन्ह द्वारा, मतलब ये चिन्ह आ जाता है, कभी कभी ये चिन्ह आ जाता है, कभी इस तरीके का कुछ चिन्ह आ जाता है, कभी ऐसा कुछ चिन्ह आ जाता है। ठीक है, लेकिन ये चिन्ह से केवल और केवल भूगोल में दिए रहते हैं। मगर अगर इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास में इस टाइप के कोई चिन्ह नहीं होते, अपनी तरफ से आप सीधा डॉट डॉट करके उनका नाम लिख देते हैं। ठीक है, तो पार्टिकुलर इस तरीके से पूरा संपूर्ण मॉडल पेपर आज हमने देखा जो कि सामाजिक विज्ञान का था। और यदि आप इसको अच्छे तरीके से समझ चुके हैं तो इसके बाद हम एवरी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर इस चैनल पर कराने वाले हैं, जिनकी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो भाई तो प्यारा सा कोई कमेंट कर देना और जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए है उस टॉपिक का आप कमेंट कर दीजिएगा। और मिलेंगे आपके साथ एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।